नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंजू एग्जाम अकेडमी में। अगर आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, बीपीएससी, टीआरई 4, केबीएस, एनबीएस या किसी अन्य टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स राष्ट्रीय आय का लेखांकन की टॉप 30 प्रश्न, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं, जो पिछले वर्षों के प्रश्नों पर और नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं। इस क्लास में हम लोग जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, नेशनल इनकम, अन्य महत्वपूर्ण कंसेप्ट को एमसीक्यू के माध्यम से समझेंगे। और दोस्तों, वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्लास को अंत तक देखिएगा। और यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में खूब शेयर करिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक पर। यदि आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो अंजू एग्जाम अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर से जुड़िए और आप डेली का डेली वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं आज अपने मेन टॉपिक पे। आज का रहा ये पहला प्रश्न, राष्ट्रीय आय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है किसी एक फर्म की लाभ को मापना, ऑप्शन बी है किसी एक उपभोक्ता के आय का मापन, ऑप्शन सी है एक निश्चित अवधि में देश की आर्थिक गतिविधियों का मौद्रिक मापन, ऑप्शन डी है केवल राष्ट्रीय आय का मापन। बताइए कौन सा सही होगा? तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि एक निश्चित अवधि में देश के आर्थिक गतिविधियों का मौद्रिक मापन। ऑप्शन सी सही होगा। यानी एक निश्चित अवधि का मतलब सामान्यतः एक वर्ष में देश में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का आकलन करना तथा अर्थव्यवस्था के समग्र प्रदर्शन का मापन है। प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए है पुरानी वस्तुओं की बिक्री, ऑप्शन बी है अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बिक्री, शेयरों की बिक्री, ऑप्शन डी है हस्तांतरण भुगतान। राष्ट्रीय आय की गणना में किसे शामिल किया जाता है? तो किसे शामिल किया जाता है? अंतिम सेवाओं एवं वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को। पुरानी वस्तुओं को नहीं किया जाता है, शेयरों की बिक्री को, खरीद को नहीं, हस्तांतरण भुगतान को नहीं किया जाता है, केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को मापा जाता है। मतलब अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को शामिल करने का मुख्य कारण यही है कि दोहरी गणना से बचा जा सके। प्रश्न नंबर 3 है, दोहरी गणना की समस्या से बचने का सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? सभी वस्तुओं का मूल्य जोड़ना, केवल मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य जोड़ना, ऑप्शन सी है केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्य एवं मूल्य संवर्धन विधि का उपयोग करना, ऑप्शन डी है केवल आयातित वस्तुओं का उपयोग करना। आयातित वस्तुओं का मूल्य जोड़ना। बताइए प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कौन सा सही होगा? कौन सा होगा? केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्य एवं मूल्य संवर्धन विधि का उपयोग करना। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय मापन विधि नहीं है? कौन सी राष्ट्रीय आय मापन की विधि नहीं है? उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, मांग विधि। प्रश्न नंबर 4। तो देखिए, उत्पाद विधि भी है, आय विधि भी है, व्यय विधि है, लेकिन मांग विधि राष्ट्रीय आय मापन की कोई विधि नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय आय मापन की मुख्य प्रमुख 3 विधियां हैं, आय व्यय विधि, आय विधि, उत्पादन विधि और व्यय विधि। मांग विधि राष्ट्रीय आय मापन की कोई विधि नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी अंतिम वस्तुओं के साथ जोड़ दिया जाए तो क्या इसका परिणाम क्या होगा? राष्ट्रीय आय का सही आकलन होगा, राष्ट्रीय आय का कम आकलन होगा, राष्ट्रीय आय का अधिक आकलन होगा, राष्ट्रीय आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रश्न नंबर 5। तो जब किसी अर्थव्यवस्था में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी अंतिम वस्तु में जोड़ दिया जाएगा तो कौन सी समस्या हो जाएगी? दोहरी समस्या हो जाएगी। इससे क्या होगा? राष्ट्रीय आय का आकलन अधिक होगा। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सी सही होगा। दोहरी गणना की समस्या हो जाएगी और राष्ट्रीय आय का आकलन अधिक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का मूल्य संवर्धन से क्या अभिप्राय है? मूल्य संवर्धन ये एक वैल्यू एडेड एक अच्छा कंसेप्ट है, इसको बताइएगा। कुल बिक्री मूल्य, उत्पादन मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु वो घटाने से प्राप्त मूल्य, केवल लाभ, केवल मजदूरी। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय लेखांकन में मूल्य संवर्धन का अभिप्राय क्या है? तो उत्पादन मूल्य में मध्यवर्ती उपभोग घटाने पर प्राप्त मूल्य। ऑप्शन सी सही हो, बी सही होगा। यानी मूल्य संवर्धन से आशय उत्पादन के प्रत्येक चरण में जोड़े गए अतिरिक्त मूल्य से है, यानी कुल उत्पादन मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग के बराबर घटा देते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय लेखांकन के हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है? राष्ट्रीय आय लेखांकन में हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है कर्मचारियों का वेतन, ऑप्शन बी है वृद्धा पेंशन,
ऑप्शन सी है फैक्ट्री का लाभ, ऑप्शन डी है दुकान का किराया। प्रश्न नंबर 7, तो क्या होगा? वृद्धा पेंशन हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है, और कर्मचारियों का वेतन, फैक्ट्री लाभ और दुकान का किराया, ये सब उत्पादन, इससे उत्पादन होता है और राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ये सब फैक्ट्री का लाभ, दुकान का किराया, कर्मचारियों का वेतन। जबकि वृद्धा पेंशन के बदले में कोई वस्तु एवं सेवा का उत्पादन नहीं होता है, इसलिए इसे हस्तांतरण भुगतान है और इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। हस्तांतरण भुगतान क्या होता है कि जब वस्तु और सेवाओं का उत्पादन नहीं होता है, मतलब जब किसी लाभ से वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन नहीं होता, यानी आर्थिक गतिविधि में उसका कोई योगदान नहीं होता है, तो उसे हस्तांतरण भुगतान कहा जाता है और हस्तांतरण भुगतान को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय की आय विधि में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? आय विधि में मजदूरी, ब्याज, लाभ, पूंजीगत लाभ, बताइए। प्रश्न नंबर 8, तो इसमें क्या नहीं शामिल किया जाता है? पूंजीगत लाभ को। ऑप्शन डी सही होगा। यानी पूंजीगत लाभ परिसंपत्ति के मूल्य में परिवर्तन के कारण होता है, न कि चालू उत्पादन के कारण, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में घरेलू क्षेत्र का आशय किससे है? राष्ट्रीय आय लेखांकन में घरेलू क्षेत्र का आशय किससे है? केवल देश के राजनीतिक सीमा से। ऑप्शन डी है वह क्षेत्र जहां देश की आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण होता है। ऑप्शन सी केवल ग्रामीण क्षेत्र से। ऑप्शन डी केवल शहरी क्षेत्र से। बताइए। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय आय में लेखांकन में घरेलू क्षेत्र का आशय किससे है? बताइए। प्रश्न नंबर 9, तो कौन सा होगा? वह क्षेत्र जहां देश की आर्थिक गतिविधियों पर राष्ट्र सरकार का प्रभावी नियंत्रण होता है। ऑप्शन बी सही होगा। यानी घरेलू क्षेत्र में देश की भौगोलिक सीमा के साथ साथ दूतावास, वाणिज्य दूतावास, देश के स्वामित्व वाले जहाज, विमान आदि भी शामिल होते हैं, जहां सरकार की आर्थिक नियंत्रण होता है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से सामान्य निवासी का उदाहरण है, नॉर्मल रेसिडेंस का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए है एक विदेशी पर्यटक जो 15 दिन के लिए भारत आया है। ऑप्शन बी भारत में कार्यरत एक विदेशी कर्मचारी जो 1 वर्ष से अधिक से समय से रह रहा है। ऑप्शन सी विदेश में छुट्टियां मनाने गया भारतीय नागरिक। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 10, सामान्य निवासी का मतलब क्या होता है? एक होगा ऑप्शन ए भारत में कार्यरत एक विदेशी कर्मचारी जो 1 वर्ष से अधिक समय से रह रहा हो। ऑप्शन बी सही होगा। सामान्य निवासी वह आर्थिक इकाई है जिसका आर्थिक हित किसी देश में 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक रहता है, इसलिए 1 वर्ष से अधिक समय से भारत में कार्यरत विदेशी कर्मचारी भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में अंतिम वस्तु वह है जो पुनः विक्रय के लिए खरीदी जाती है, या आगे उत्पादन में प्रयुक्त होती है, या अंतिम उपभोग और निवेश के लिए खरीदी जाती है, या केवल निर्यात के लिए खरीदी जाती है। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कौन सा सही होगा? बताइएगा। तो कौन सा होगा? अंतिम उपभोग या निवेश के लिए खरीदी जाती है। ऑप्शन सी सही होगा। यानी अंतिम वस्तु वह वस्तु होती है जिसमें अंतिम उपभोक्ता द्वारा उपभोग अथवा निवेश के लिए खरीदी जाती है, इसे आगे उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग नहीं किया जाता है, वही अंतिम वस्तु होती है। प्रश्न नंबर 12 है, यदि एक मशीन किसी उद्योग द्वारा उत्पादन के लिए खरीदी जाती है तो राष्ट्रीय आय लेखांकन में उसे क्या माना जाएगा? क्या दिया है? यदि एक मशीन किसी उद्योग द्वारा उत्पादन के लिए खरीदी जाती है तो राष्ट्रीय आय लेखांकन में उसे क्या माना जाएगा? मध्यवर्ती वस्तु, अंतिम वस्तु, या उपभोक्ता वस्तु, या निःशुल्क। प्रश्न नंबर 12, तो उसे अंतिम पूंजीगत वस्तु माना जाएगा। ऑप्शन बी सही है। यानी उत्पादन के लिए खरीदी गई मशीन पूंजी निर्माण का भाग होता है, इसलिए इसे अंतिम पूंजीगत वस्तु माना जाता है। इसका मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय लेखांकन में मूल्य ह्रास के संबंध में सही है? मूल्य ह्रास यानी डिप्रिसिएशन के बारे में सही है। ऑप्शन है यह पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को दर्शाता है। ऑप्शन बी है यह पूंजीगत परिसंपत्तियों के सामान्य घिसाव एवं टूट फूट के कारण मूल्य में कमी को दर्शाता है।
ऑप्शन सी है, यह केवल प्राकृतिक आपदाओं में होने वाले हानि को दर्शाता है, इसे राष्ट्रीय आय लेखांकन नहीं माना जाता है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर बताइए, 13 का। तो क्या होगा, यह पूंजीगत परिसंपत्तियों, ऑप्शन बी, यह पूंजीगत परिसंपत्तियों के सामान्य निवास गिरावट एवं टूट-फूट के कारण मूल्य में कमी को दर्शाता है। ऑप्शन बी सही होगा, यानी मूल्यह्रास से आशय पूंजीगत परिसंपत्तियों में सामान्य उपयोग, घिसावट, टूट-फूट तथा समय के साथ उसके मूल्य में होने वाली कमी से है। इसी के आधार पर सकल एवं शुद्ध अवधारणाओं में अंतर पाया जाता है, अंतर किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? NNP-MP बराबर GNP-MP प्लस डिप्रेसिएशन। ऑप्शन बी है GDP-MP बराबर NDP-MP माइनस डिप्रेसिएशन। NDP-MP बराबर GDP-MP माइनस डिप्रेसिएशन। ऑप्शन डी है GDP-FC बराबर GDP-MP प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। प्रश्न नंबर 14 कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, यानी NDP-MP बराबर GDP-MP माइनस डिप्रेसिएशन। ऑप्शन सी सही होगा, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाया जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर से क्या अभिप्राय है? अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, प्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। प्रश्न नंबर 15 तो क्या होगा? अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। जब अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी घटा दी जाती है तो उसे शुद्ध प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में GDP-MP बराबर 8,000 करोड़ तथा मूल्यह्रास 6,000 करोड़ है तो NDP-MP कितना होगा? 7,000, 7,200, 7,400 करोड़ या 7,600? प्रश्न नंबर 16 कितना होगा? 7,400 करोड़। कैसे होगा अभी नीचे बताती हूँ। देखिए, GDP-MP बराबर 8,000 दिया है, डिप्रेसिएशन 6,000 दिया है, तो NDP-MP बराबर पूछ रहा है, तो NDP-MP बराबर होता है GDP-MP माइनस डिप्रेसिएशन। तो 8,000 में से 6,000 घटाएंगे तो 74,000 करोड़ आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न टीचिंग एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, यदि NDP-FC बराबर 9500 करोड़ है, शुद्ध प्रत्यक्ष कर 500 करोड़ है, NDP-MP कितना होगा बताइए। मान देख लीजिए, NDP-MP बताना है। 9,000 करोड़, 9500 करोड़, 10,000 करोड़, 10,500 करोड़, बताइए। प्रश्न नंबर 17 कितना होगा? 10,000 करोड़। कैसा होगा आइए देखिए, पूछा है NDP-MP बराबर कितना होगा और दिया है NDP-FC और नेट डायरेक्ट टैक्स। तो देखिए, NDP-MP बराबर होता है NDP-FC प्लस नेट डायरेक्ट टैक्स। तो NDP-FC का मान दिया है 9500 और नेट डायरेक्ट टैक्स का मान दिया है 500, तो जोड़ेंगे तो 10,000 करोड़ आ जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, यदि GDP-MP 1,500 करोड़, मूल्यह्रास 1,000 करोड़, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय NFIA 300 करोड़ है तो GNP-MP कितना होगा बताइए। प्रश्न नंबर 18 कितना होगा? 14,300, 15,000 करोड़, 15,300 या ऑप्शन डी है 16,300। प्रश्न नंबर 18 बताइए, GDP-MP 15,000 दिया है, मूल्यह्रास 1,000 दिया है और NFIA 3,000 दिया है, 300 दिया है, तो GNP-MP कितना होगा? GNP-MP तो 15,300 करोड़ होगा। कैसे होगा? देखिए, यहाँ से देख लीजिए, GDP-MP बराबर 15,000, मूल्यह्रास 1,000, NFIA 300 और GNP-MP का मान कितना होगा? तो GNP-MP बराबर होता है GNP-MP प्लस NFIA। तो 15,000 में 300 जोड़ देंगे तो 15,300 आ जाएगा। यानी ध्यान दें, GNP निकालने से मूल्यह्रास का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 19 है, GNP-MP बराबर 20,000 करोड़, मूल्यह्रास 1,500 करोड़, तो NNP कितना होगा? 18,000, 18,500, 19,000, 19,500, 21,500, बताइए। प्रश्न नंबर 19 कितना होगा? 19,000, 18,500। कैसे होगा? देखिए, GNP-MP बराबर 20,000 दिया है, मूल्यह्रास 1,500 दिया है और NNP-MP पूछा है, तो यहाँ NNP-MP बराबर होता है GNP-MP माइनस डिप्रेसिएशन। तो 20,000 में से 15,000 घटा देंगे तो 18,500 आ जाएगा। सूत्र याद रहेगा तो उसी में वैल्यू पुट करके सवाल को हल किया जा सकता है आसानी से।
बशर्ते पहले फार्मूला याद होना चाहिए। प्रश्न नंबर 20 है, यदि एनएनपी 18,500 है और शुद्ध प्रत्यक्ष कर 1,000 करोड़ है तो एनएनपीएफसी कितना होगा? 17,500, 18,000, 19,000, 19,500। प्रश्न नंबर 20 कितना होगा? तो 17,500। कैसे होगा? एनएनपी में से नेट डायरेक्ट टैक्स घटा देंगे तो एनएनपीएफसी आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 17,500। आइए इसे सूत्र के माध्यम से अच्छे से हल करके बताती हूँ। देखिए, एनएनपीएफसी बराबर होता है एनएनपीएमपी माइनस नेट डायरेक्ट टैक्स। तो 18,500 में से 1,000 घटाएंगे तो 17,500 आ जाएगा और एनएनपीएफसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा पुराने मकान की बिक्री को, शेयरों की खरीद को। ऑप्शन सी है नए मकान के निर्माण पर वास्तुकार की फीस को या वृद्धा पेंशन, किसको शामिल किया जाएगा? देखिए, पुराने बिक्री को नहीं शामिल किया जाएगा, शेयर के खरीद को भी नहीं या बिक्री को भी नहीं शामिल किया जाता है, वृद्धा पेंशन को भी नहीं शामिल किया जाता, लेकिन नए मकान के निर्माण एवं वास्तुकार की फीस को शामिल किया जाएगा। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान हस्तांतरण भुगतान नहीं है? बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन, कर्मचारी वेतन। बताइए। प्रश्न नंबर 22 कौन सा होगा? कर्मचारी वेतन हस्तांतरण भुगतान नहीं है, क्योंकि कर्मचारी इकोनॉमिक एक्टिविटी करके वेतन प्राप्त करता है और ऊपर जो बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन ये सब हस्तांतरण भुगतान है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 23 है, यदि विदेशों से शुद्ध साधन आय यानी एनएफआईए ऋणात्मक हो तो कौन सा संबंध सही होगा? जीएनपी बड़ा होगा जीडीपी से, जीएनपी बराबर होगा जीडीपी से, जीएनपी छोटा होगा जीएनपी से, या कोई संबंध नहीं है? प्रश्न नंबर 23 क्या होगा? तो जीएनपी कम होगा जीडीपी से। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा आय साधन आय नहीं है? मजदूरी, किराया, ब्याज, लॉटरी पुरस्कार। साधन आय कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? लॉटरी पुरस्कार। ऑप्शन डी 24 का डी सही है। लॉटरी पुरस्कार किसी उत्पादन सेवा के बदले प्राप्त नहीं होता, इसलिए यह साधन आय नहीं है, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में घरेलू उत्पाद का आधार क्या है? नागरिकता, धर्म, घरेलू क्षेत्र या जाति। प्रश्न नंबर 25 तो क्या होगा? घरेलू क्षेत्र। ऑप्शन सी सही होगा, घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र का निर्धारण घरेलू क्षेत्र में किए गए उत्पादन के आधार पर किया जाता है, चाहे उत्पादन करने वाला व्यक्ति देश का नागरिक हो या विदेश। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किस स्थिति में राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्य जोड़ा जाए, ऑप्शन बी है केवल मूल्यवर्धन को जोड़ा जाए, ऑप्शन सी है मध्यवर्ती और अंतिम वस्तु दोनों का मूल्य जोड़ा जाए, केवल साधन आय का जोड़ा जाए। बताइए। प्रश्न नंबर 26 कौन सा होगा? मध्यवर्ती और अंतिम वस्तु दोनों का मूल्य जोड़ा जाए। ऑप्शन सी सही होगा, यानी मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तुओं दोनों का मूल्य जोड़ दिया जाए तो एक ही वस्तु के मूल्य का एक से अधिक बार शामिल हो जाएगा, जिससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो सकती है। प्रश्न नंबर 27 है, यदि किसी विदेशी कंपनी की शाखा भारत में उत्पादन करती है तो उसका उत्पादन किस में शामिल किया जाएगा? केवल जीएनपी में, केवल जीडीपी में, जीएनपी और जीडीपी दोनों में, या न तो जीडीपी में न तो जीएनपी में। प्रश्न नंबर 27 तो उसे किस में शामिल किया जाएगा? जीडीपी में शामिल किया जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि घरेलू सीमा में किया गया उत्पादन जीडीपी में शामिल होता है, चाहे उत्पादक भारतीय हो या विदेशी हो, और जीएनपी में नागरिकता और सामान्य निवास के आधार पर लिया जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान साधन आय कहलाता है? वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, भूमि किराया, छात्रवृत्ति। बताइए कौन सा होगा? भूमि किराया। ऑप्शन सी सही होगा, यानी प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 29 है, यदि जीडीपी एमपी बराबर 12,000 करोड़, मूल्य ह्रास 800 करोड़, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 1200 हो तो एनडीपीएफसी कितना होगा? 10,000 करोड़, 10,800, 11,200, 12,400। बताइए। प्रश्न नंबर 29 क्या होगा? तो देखिए 10,000 होगा। क्या होगा? 10,000 होगा। कैसे होगा आइए बताती हूँ। देखिए, जीडीपी एमपी बराबर 12,000 और मूल्यह्रास 800 और अप्रत्यक्ष 1200, तो क्या होगा? देखिए
एनडीपी एमपी बराबर जीडीपी एमपी माइनस डिप्रेसिएशन। तो जीडीपी एमपी 1200 दिया है, डिप्रेसिएशन 800 दिया है, तो उसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1102 करोड़, यानी एनडीपी एफसी बराबर एनडीपी एमपी माइनस नेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। फिर इसमें से घटाएंगे 11,200 में से 1200, तो 10,000 करोड़ आएगा। ऑप्शन ए सही होगा। आज का रहा ये प्रॉब्लम अंतिम प्रश्न। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? केवल कर निर्धारण करना, केवल सरकारी व्यय करना, ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था के उत्पादन आय व्यय का समग्र मापन करना, या केवल विदेशी व्यापार का मापन करना। बताइए प्रश्न नंबर 3। तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था के उत्पादन आय व्यय का समग्र मापन करना। ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोग चैप्टर 2 को कंप्लीट किए, राष्ट्रीय आय लेखांकन को। और आप लोग जरूर बताइएगा कि इसको 30 में से 30 कितना आप लोग का सही हुआ। और दोस्तों कल हम लोग फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे, मुद्रा एंड बैंकिंग, चैप्टर 3 रहेगा। और दोस्तों अंजू एग्जाम एकेडमी पर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों में खूब शेयर करिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, फिर अगले सेशन में मिलेंगे।